गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एरे क्लास इन C#.net ये पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए, हमें पता होता है कि एरे क्या रहता है। एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ और इट इज़ द कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स, यानी कि इसमें हम अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल अलग रहेंगे, सॉरी नंबर्स अलग रहेंगे, वैल्यूज़ अलग रहेंगी, लेकिन वेरिएबल सिर्फ एक ही रहेगा। और वो एक्सेस करते समय हम इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं एक्सेस के लिए। एरे कैसे क्रिएट करते हैं? तो सिंपल फॉर्मूला है C# में एरे क्रिएट करने का। देखिए, इंटीजर ब्रैकेट्स डालो, ए यानी कि एरे का नाम इज इक्वल टू और वैल्यूज़ बोलो। ये हो गया कैरेक्टर का एरे। अगर आपको चाहिए, और सॉरी इंटीजर एरे, अगर आपको चाहिए फ्लोट का तो आप ऐसे कर सकते हो, फ्लोट ब्रैकेट्स x इज इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट्स में वैल्यू डालनी पड़ती है जो चाहिए हमें स्टोर करने के लिए। तो एरे जो रहता है उसमें हम अलग अलग वेरिएबल स्टोर करते हैं, ये तो हमें पता है। अभी C# जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसमें हर चीज़ करने के लिए हमें एरे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होते हैं। तो एरे हैंडल करना हो तो एरे हैंडल करने के लिए भी C#.net में हमें एरे क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, उसके ज़रिए हम एरे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये हमें सीखना है आज। अब देखो, C# में क्या है। C#.net हैज़ अ स्पेशल क्लास नोन एज एरे, यानी कि इसमें एक स्पेशल क्लास दिया हुआ होता है, उसका नाम है एरे, विच इज़ यूजफुल फॉर हैंडलिंग एरे एलिमेंट्स इफिशिएंटली। एरे के एलिमेंट्स हमें अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इट प्रोवाइड डिफरेंट मेथड लाइक सॉर्ट, रिवर्स, रिसाइज, यानी कि एरे क्लास जो है उसमें अलग अलग मेथड ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिसको हम ऑपरेशन के ज़रिए, प्रोग्राम के ज़रिए लिखते हैं। वो लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी कि हमें एरे सॉर्ट करना हो तो प्रोग्राम लिखना पड़ता है, एरे रिवर्स करना हो तो प्रोग्राम लिखना पड़ता है, एरे की साइज रिसाइज करनी हो तो प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो ये काम करने की हमें कुछ भी ज़रूरत ना पड़े, इसलिए C#.net में ऑलरेडी ये मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन करके दी है। तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हमें देखने हैं। और ये सभी जो मेथड है वो स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक यानी कि क्लास के नाम से एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैटिक मेथड रहते हैं वो मोस्ट ऑफ हम क्लास के नाम से एक्सेस करते हैं। यानी कि हमें अगर इसमें से एक आध मेथड एक्सेस करनी हो तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, एरे सॉर्ट और एरे का वेरिएबल में, ऐसे। तो हम एक एक मेथड को देखेंगे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये। पहले तो हम देखते हैं एरे रिवर्स मेथड। एरे रिवर्स मेथड का काम क्या है ये हमें जानना है। दिस मेथड ऑफ एरे क्लास रिवर्सेस द एलिमेंट्स इन द पास्ट एरे एंड रिवर्सिंग रिजल्ट स्टोर इन द पास्ट एरे। जो हम एरे पास करने वाले हैं उसको वो रिवर्स कर देता है और वो रिजल्ट जो है उसमें स्टोर कर देता है। यानी कि देखो, यहाँ पे एरे डॉट रिवर्स, एरे ये क्लास का नाम है जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट है, और उसमें रिवर्स नाम की मेथड बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट है C# में डिफाइन की हुई, और इसमें एरे पास करना पड़ता है। यानी कि हमारे पास अगर देखो इंटीजर ए नाम का एक आध एरे अवेलेबल है, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं कैसे हैं, 12, 33, 44, 23, 65, यानी कि ये प्रिंट करते समय हम पहला एलिमेंट हमारा 12 होगा, दूसरा एलिमेंट 33 होगा, तीसरा 44 होगा, चौथा 23 होगा, पांचवा 65 होगा। अगर हम इसको एरे डॉट रिवर्स बोलेंगे और इसमें ए डाल देंगे, यानी कि ए के जो एलिमेंट्स है वो रिवर्स ऑर्डर में ए में ही स्टोर करने हैं हमें। अभी अगर आप एरे को प्रिंट करोगे तो आपको 65 पहले दिखाई देगा, 23 बाद में, उसके बाद 44, उसके बाद 33 और उसके बाद 12, यानी कि जो पहला एलिमेंट यहाँ पे है एरे रिवर्स करने से पहले वो लास्ट एलिमेंट बन जाता है, और जो लास्ट एलिमेंट 65 है
वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाता है आफ्टर रिवर्सिंग एरे। इसके लिए हम एक प्रोग्राम लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हम प्रोग्राम यहाँ पे पहले से क्रिएट किया है मैंने एग्जाम्पल वो। यहाँ पे क्या देखो, एरे क्लास नाम का एक क्लास डिफाइन किया है, इसमें मेन फंक्शन डिफाइन किया है। और उसके बाद एक एरे क्रिएट किया इंटीजर ए नाम का। इसमें क्या किया है, हमने 5 साइज़ रखी, यानी कि हम 5 एलिमेंट्स लेने वाले हैं इसमें। तो ये हम इनिशलाइज करने के बजाय एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें हमने मैसेज दे दिया एंटर द एरे एलिमेंट्स, और हमने ये लूप में डाल दिया फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन 5, यानी कि 5 बार लूप को हम घुमाएंगे। फिर उसके बाद हमने अंदर में क्या किया, a ऑफ i, यानी कि a ऑफ 0 में पहला एलिमेंट एक्सेप्ट कर ले रीड लाइन से और उसको कन्वर्ट करके a ऑफ 0 में स्टोर कर। फिर i की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 होगी, 1 इज़ लेस देन 5, तो फिर से a ऑफ 1 में वैल्यू स्टोर होगी। फिर i की वैल्यू बढ़ जाएगी 2, 2 इज़ लेस देन 5, फिर a ऑफ 2 में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर i की वैल्यू बढ़ जाएगी 3, a ऑफ 3 में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर i की वैल्यू बढ़ जाएगी 4, 4 इज़ लेस देन 5, इसलिए a ऑफ 4 में, यानी कि 5 0 से लेके 4 तक हमने 5 एलिमेंट एक्सेप्ट कर दिए। आफ्टर दैट जब ये वेरिएबल 5 हो जाएगा तो ये लूप से बाहर पड़ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमने एलिमेंट्स ले लिए थे वो एक सीक्वेंस में रहेंगे, उसका रिवर्स ऑर्डर हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी आप एरे आप प्रिंट करोगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा। हम क्या करते हैं, बिफोर और एक मैसेज डाल देते हैं, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि एक्सेप्ट कैसे किया था और प्रिंट कैसे हो रहा है। एरे बिफोर रिवर्स, ये कैसे प्रिंट होता है, और एरे आफ्टर रिवर्स। स्टिक कर देता हूँ मैं। तो अभी देखो हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमने एरे एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे हम पहले एरे प्रिंट करेंगे रिवर्स करने के पहले, और ये बाद में हमने ये फंक्शन इस्तेमाल किया है एरे डॉट रिवर्स। इतना ही बोलना है हमें, एरे डॉट रिवर्स। जो आपको एरे चाहिए, आपके पास x होगा एरे का नाम तो x डाल दीजिए। हमारे पास a है, जो नाम रखोगे वो यहाँ पे डालना है जिसको आपको रिवर्स करना है। तो वो सभी एलिमेंट्स ए में रिवर्स हो जाएंगे और आपको ये रिज़ल्ट फिर से प्रिंट करना पड़ेगा आफ्टर ऑपरेशन। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एरे कैसे रिवर्स हो गया है। हम ये प्रोग्राम नोटपैड में सेव करके रखते हैं। हम नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विजुअल स्टूडियो भी इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल तो हम देखेंगे कि हाउ टू स्टोर प्रोग्राम इन नोटपैड। एरे क्लास, एक मिनट मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका जो पाथ होगा वो हमें प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर करना है। प्रोग्राम फाइल्स में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो वीसी में, तो इसको हम स्टोर करेंगे सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और वीसी में ये प्रोग्राम स्टोर करो एरे क्लास डॉट cs नाम से। अभी यहाँ पे प्रोग्राम csc
एरे क्लास डॉट CSC बोलो। ये देखो प्रोग्राम कंपाइल हो गया, लेकिन एरर बता रहा है, टाइप और नेम स्पेस डेफिनेशन और एंड ऑफ फाइल एक्सपेक्टेड। यानी कि कोई भी प्रोग्राम ले लो, आपको एक क्लास नेम डालना पड़ता है, नेम स्पेस माई प्रो, और उसमें प्रोग्राम डाल दो आपका जो भी है। देखो हर एक प्रोग्राम का अलग अलग टेक्निक रहता है। जो हम C# में प्रोग्राम लिखते हैं उन्हें हम एक नेम स्पेस में डालते हैं। ये इसका और इसका। फिर से गिर रहा गई, देखो यहाँ पे बता रहा है द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट। अभी कैसे है, सिस्टम नाम की जो बेसिक देखिए, प्रोग्राम फिर से रन करते हैं। फिर एरे CLS रन बोर्ड, एंटर द एलिमेंट्स। हमने ये एरे एलिमेंट्स डाल दिए। देखिए एरे बिफोर रिवर्स 12, 33, 44, 55 और 7। एरे आफ्टर रिवर्स 7 पहले आ गया, 55 बाद में, 44 बाद में, 33 बाद में, और 12 जो पहला था वो लास्ट में आ गया। हमने दो चेंजेस किए। एक तो यहाँ पे यूजिंग सिस्टम बोला, सिस्टम ये बेसिक पैकेज हम नेम स्पेस हमको इंपोर्ट ही करनी पड़ती है, और ये हमारे खुद के लिए नेम स्पेस है। इसमें हमने क्लास डाल दिया, जैसे कि जावा में करते हैं वैसे ही यहाँ पे सभी प्रोग्राम लिखते हैं। इसमें कुछ परेशानी आपको, हाउ टू रिवर्स एरे। अभी सॉर्ट कैसे करेंगे देखेंगे। सॉर्ट करने का भी में तरीका आसान होता है। देखो हमने जो वेरिएबल ले लिए, एरे डॉट सॉर्ट बोलो, उसमें एरे का नाम डाल दो, हो गया। यानी कि अगर आपके पास ऐसे एरे हैं जो अनसॉर्टेड हैं और आपने एरे डॉट सॉर्ट बोला, तो ये सभी एरे एलिमेंट सॉर्ट होके इसी एरे में स्टोर हो जाएंगे, जो एरे आपने पास किया है वेरिएबल को। तो ये रिजल्ट जो आएगा वो 4, 6, 23, 33 और 42 ऐसे आएगा। इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। देखो क्लास एरे सॉर्ट बोलो, ओपन कर ली, क्लोज कर ली, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन स्ट्रिंग args, ओपन कर ली, क्लोज कर ली। अभी हमने एक एरे क्रिएट किया, चलो उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं। अब देखो हमारे पास वैल्यूज हैं 12, 4, 55, 21, 5 और। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, एरे हमने क्रिएट किया है। अभी ये प्रिंट कर देते हैं हम, सिस्टम कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे बोलते हैं हम एरे एलिमेंट्स बिफोर सॉर्ट। ओपन कर लिया और क्लोज कर लिया। बोलो यहाँ पे इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन जो
एक्स की लेंथ है प्लस प्लस बोलो, इसके अंदर आ जाओ। पहले तो हम ये प्रिंट करेंगे सभी वेरिएबल। स्लैश टी बोलो यहाँ पे, यानी कि एक स्पेस पड़ जाएगी, हाँ टैब स्पेस। यहाँ पे हम वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं। अभी देखो क्या कर रहे हैं, अब इसको एरे डॉट सॉर्ट बोलो, यहाँ पे हम एक्स को डाल देते हैं। उसके बाद मैसेज डाल देते हैं एरे एलिमेंट्स आफ्टर रिवर्स, यानी कि रिवर्स हो जाने के बाद वो केस दिखता है। इसको भी हम स्टोर करेंगे सी ड्राइव में, माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फाइल्स में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में VC, इसका नाम डाल दो arraysort.cs। इस बात पे हमने प्रोग्राम सेव किया है। यहाँ पे सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम रन करते हैं। रन करते समय उसका नाम डाल दो arraysort.cs। CSC बोलो पहले, arraysort.cs। अभी हमारे पास इतने एरर आ गए। ओके ओके ओके, यहाँ पे इस लाइन पे गलत है, देखो array.css 640 एरर्स एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, यानी कि array.sort सेमीकोलन x of I। मेन फंक्शन array.length, array डॉट ओके 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 बैड array declare manage array rank variables available declared a fixed size buffer will use the fixed keyword। array.cs ओके, एरे जो डिक्लेरेशन किया है हमने वो गलत किया था। इंटीजर को ब्रैकेट डालो, यहाँ पे ब्रैकेट मत डालना। फाइल में जाओ, सेव करो। ओके, ये देखो वो गई एरर, ये बता रहा है कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ध्यान में रखो सिस्टम जब हम नोटपैड पे प्रोग्राम करते हैं, विजुअल स्टूडियो में ये सभी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, लेकिन नोटपैड में हमें खुद से टाइप करने पड़ते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ आईडी प्रेफर करते हैं लोग। अभी क्या कह रहे हैं, एरर 10 लाइन को सिस्टम एरर डज नॉट कंटेन अ नेम डेफिनेशन लेंथ नाम का ये फंक्शन है उसका। does not contain definition length and no expectation length accepting the first argument of system.array।
system.array does not contain definition for length and no extension method length excepting first argument of system.array। एक्चुअली लेंथ मेथड रहती है। अभी क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसकी साइज डाल देते हैं। कैपिटल लिखता हूँ मैं। देखिए प्रोग्राम रन हो गया। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है आपके लिए कि कॉल करते समय आप कैसे कॉल करते हो। ये देखिए कंपाइल करते समय आपको CSC array sort डॉट cs करना पड़ा और रन करते समय सिर्फ array sort करना पड़ा। ये देखिए एलिमेंट्स 12 4 55 और रिवर्स में जाने के बाद 1 4 5 12 21 55 ऐसे एरे रिवर्स हो गया। समझ गए एरे रिवर्स कैसे करना है। सिर्फ इतना करना पड़ता है कि आपको array डॉट sort बोलना पड़ता है। ये S कैपिटल रखना चाहिए आपको। अभी 2 फंक्शन हमने सीखे, एक तो रिवर्स और दूसरा सॉर्ट फंक्शन। अभी हम तीसरा फंक्शन सीखेंगे। रिसाइज। उससे पहले हम इस प्रोग्राम को नोट में डाल देते हैं। अभी एरे रिसाइज। अभी क्या करते हैं, अपने पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो गया है। हम नोटपैड में कैसे करते हैं हमने तो देख लिया, लेकिन विजुअल स्टूडियो में प्रोग्राम कैसे रन करते हैं ये भी हम देखेंगे। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा। अभी मेरे पास विजुअल स्टूडियो का 2010 का वर्जन है। आपके पास तो 12 होगा, नहीं तो कम होगा, 2008 होगा। जब ये पहले बार ओपन होता है किसी भी स्क्रीन पे तो उस वक्त वो आपको ऑप्शन पूछता है कि जनरल डेवलपमेंट सेटिंग चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेटिंग चाहिए, विजुअल बेसिक डेवलपमेंट सेटिंग चाहिए, C# डेवलपमेंट सेटिंग चाहिए। तो जनरल को सिलेक्ट करो और स्टार्ट बोलो। जनरल यानी कि सबके लिए वो खुला रहेगा। जो नॉर्मल डेवलपर रहते हैं वो जनरल सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली C# चाहिए तो C# का सेटिंग करते हैं और स्पेशली विजुअल बेसिक चाहिए तो विजुअल बेसिक स्टार्ट करते हैं। हम जनरल रखेंगे। ये देखो वो ओपन हो रहा है। तब तक हम रिसाइज फंक्शन को देखते हैं। रिसाइज फंक्शन क्या रहता है, दिस मेथड ऑफ एरे क्लास रिसाइज द साइज ऑफ द एरे। एरे की जो साइज है वो कम या ज़्यादा करना हो तो हम रिसाइज मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एरे का रेफरेंस वेरिएबल रेफ कीवर्ड डालना पड़ता है यहाँ पे, ये ध्यान में रखो। और न्यू जो साइज है वो रखनी पड़ती है। तो देखो अगर आपके पास ये एरे है इंटीजर a ब्रैकेट्स a 1 2 3 4 5, आपके पास टोटल 5 वेरिएबल्स हैं। तो ये जो वेरिएबल है वो तो क्रिएट करते समय क्रिएट करने के बाद आपको ऐसे लिखना है A0 में 43, A1 में 33, A4 में 4, A2 में 4, A3 में 23, A4 में 6। अभी आपने क्या किया, एरे को रिसाइज किया। रिसाइज करने के बाद रेफरेंस A और 3 साइज कर, यानी कि 3 एलिमेंट रख सिर्फ, यानी कि 1 2 और 3, A2 तक वैल्यू आ जाएगी। बाकी के एलिमेंट्स वो रिमूव कर देगा। फिर उसके बाद आपने एरे को रिसाइज कर दिया ऐसे, तो वो 3 वैल्यू बढ़ा देगा लेकिन वो रेफरेंस को नल रखेगा। नल यानी कि ब्लैंक वैल्यू रखेगा। ऐसे एरे को रिसाइज करते हैं। ये हमने यहाँ पे देखा। इसका भी प्रोग्राम ले लेते हैं। क्या करो, अभी आपका विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया तो यहाँ पे न्यू बोलो, फाइल में जाओ न्यू बोलो। 2 ऑप्शन है यहाँ आपके पास। प्रोजेक्ट में जाके न्यू बोलो,
न्यू बोलने के बाद आपको पूछेगा वो विजुअल बेसिक में प्रोग्राम रन करने हैं या विजुअल स्टूडियो सी शार्प में करने हैं। तो हम यहाँ पे विजुअल सी शार्प करेंगे और यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछेगा कि प्रोग्राम कहाँ पे सेव बने। सी यहाँ पे देखो यूजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, डॉक्यूमेंट्स, विजुअल स्टूडियो। बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ रहेगा वही पे कर देते हैं। हम यहाँ पे नाम देते हैं एरे क्लास डेमो, यानी कि हम एरे क्लास के ऊपर प्रोग्राम करें तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम हम एरे क्लास डेमो रखेंगे। आपको जो चाहिए वो रख सकते हो आप। अब ये ओपन हो रहा है। ओपन हो जाने के बाद आपको जो राइट साइड में है वो सॉल्यूशन एक्सप्लोर की विंडो दिखा रहा है, उसमें आपका प्रोजेक्ट और प्रोग्राम आ रहा है। यहाँ पे प्रोग्राम की लिस्ट रहती है। यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिखाई देगा। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस आ गई। यहाँ पे हमने इसको यूज़ नहीं किया, यानी कि हमने खुद से नहीं लिखा। तो आईडी का ये एडवांटेज है, कुछ चीज़ें वो ऑटोमेटिक डाल देता है। नेम स्पेस भी ऑटोमेटिकली डाल दी। नेम स्पेस यानी कि कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इसमें हम अलग अलग क्लासेस लिख सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम नाम का क्लास है। अभी हम खुद से एक नया क्लास क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक करो यहाँ पे न्यू आइटम, नहीं तो क्लास बोलो। क्लास बोलने के बाद क्लास को नाम दो एरे रिसाइज। हमने नाम दे दिया। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लास आ गया। मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा हमें। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग args। देखो जो हमने काम नोटपैड में किया था वही काम हमें यहाँ पे करना है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है कुछ चीज़ों को। अभी यहाँ पे हम एरे क्रिएट करेंगे। एरे क्रिएट करते समय वेरिएबल को ब्रैकेट्स नहीं लगाते, बल्कि उसके नेम को ब्रैकेट्स लगाते हैं। अभी इंटीजर एक्स बोला, यहाँ पे वैल्यू डाल दी। 5 वेरिएबल डाल दिए हमने। ओके, अब इसको तो हम पहले प्रिंट करते हैं। कंसोल डॉट राइट बोलो फंक्शन, यहाँ पे /n एरे एलिमेंट्स। यहाँ पे आप सिर्फ एरे का नाम सीधा डालना चाहते हो तो डाल दो। अगर ये आप प्रोग्राम को कंसोल पे रुक के रखना चाहते हो तो कंसोल डॉट रीड, नहीं तो कंसोल डॉट रीड लाइन बोलो। अभी यहाँ पे आप और यहाँ पे डीबग करके ऑप्शन है, स्टार्ट डीबगिंग, नहीं तो F5 पे क्लिक करो, प्रेस करो। ये आपको प्रोग्राम बता रहा है, एरर बता रहा है। अभी देखो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम और एरे रिसाइज ऐसे 2 प्रोग्राम हैं, तो हमें सेटिंग थोड़ा चेंज करना पड़ता है रन करने से पहले। प्रोजेक्ट में जाओ, एरे क्लास डेमो प्रॉपर्टीज़ में जाओ और यहाँ पे स्टार्टअप ऑब्जेक्ट करके एक ऑप्शन रहता है, वो उसमें एरे क्लास डेमो और एरे प्रोग्राम, हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है एरे क्लास डेमो में एरे रिसाइज। देखो एरे रिसाइज, वहाँ पे क्लिक करो, फिर अपने प्रोग्राम पे आओ और वो प्रोग्राम हम अभी रन करेंगे। इसके एलिमेंट्स नहीं प्रिंट हो गए, अब भी प्रिंट करते हैं। फॉर लूप ओपन कर ली, क्लोज कर ली। इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन x डॉट लेंथ। लेंथ का L कैपिटल चाहिए था, हमने वो पिछली बार नहीं लिया था, हम स्मॉल में लिख रहे थे, इसकी वजह से वो नहीं आ रहा था। अभी x डॉट लेंथ लिख लिया। कंसोल डॉट राइट लाइन बोलो, यहाँ पे राइट लाइन के अंदर /t बोलो, थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए, प्लस x ऑफ
आई, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स है ये हमने देख लिए। यहाँ पे हम इसकी लेंथ भी प्रिंट कर सकते हैं। देखो एरे साइज प्लस एक्स डॉट लेंथ, पहले इतना ही प्रिंट करते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, आपको दिखाई दे इसलिए। ओके, आपको दिखाई दे रहा हुआ एरे साइज 5 है और इसके एलिमेंट्स ये प्रिंट कर दिए। अभी हम इसको रिसाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिसाइज। तो क्या करेंगे, एरे क्लास को कॉल करो, उसमें रिसाइज मेथड को कॉल करो और यहाँ पे जो एरे है उसका रेफ एक्स बोलो, साइज 3 डालो, एरे आफ्टर रिसाइजिंग। रिसाइज करने के बाद उसकी साइज देखो और एरे के एलिमेंट्स देखो कितने हैं। आपको दिखाई देगा एरे साइज पहले 5 थी, हमने वो प्रिंट कर दिए, फिर उसकी साइज हमने 3 कर दी। तो पहले 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, जो बाकी के 2 एलिमेंट वो डिलीट हो गए क्योंकि हमने एरे की साइज कम कर दी थी। फिर एक बार हम ट्राई करेंगे, एरे की साइज अभी बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम 6 करते हैं। एरे आफ्टर रिसाइजिंग, देखो यहाँ पे फिर से बढ़ जाएगी और जो एलिमेंट्स बढ़ गए हैं उसमें वो आपको 0 0 0 दिखाएगा, क्योंकि ये x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 4 फुल है। यहाँ पे 3 एलिमेंट रह गए और जब हमने 6 को बढ़ाया यानी कि और 3 ऐड कर दिए, तो जो बाकी के एक्स्ट्रा एलिमेंट आए उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 रहेगा। तो हमने वो प्रिंट कर दिया। देखिए हमने आज क्या सीखा, शॉर्ट एलिमेंट सीखा, फिर उसके बाद एरे रिसाइजिंग सीखी और एरे रिवर्स करना सीखा। तो ये फंक्शन है कुछ एरे के जो हमें एरे क्लास में प्रोवाइड किए हैं। फिर उसके बाद कॉपी फंक्शन है, वो भी देखते हैं। ये प्रोग्राम यहाँ पे डाल देता हूँ मैं जानकारी के लिए। अभी एरे कॉपी यानी क्या, एक एरे दूसरे एरे में अगर कॉपी करना चाहते हो तो एरे कॉपी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। कैसे करोगे, देखो ये आपके पास ए नाम का एरे है, फिर आपके पास बी नाम का एरे है, तो ये खाली है बी नाम का एरे, और पहले एरे जो ए है उसमें वैल्यूज है। देखो ऐसे आपको ये ऐसे में रिप्रेजेंट करेगा, इसमें वैल्यूज़ हैं और बी में वैल्यूज़ नहीं है। अगर हमने ऐसे किया एरे डॉट कॉपी कर ए की वैल्यू बी में 5 एलिमेंट कॉपी कर, यानी कि सिर्फ वो 5 एलिमेंट्स ए के बी में कॉपी करेगा, तो आपको ऐसे दिखेगा एरे बी, दोनों एरे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, लेकिन हम कॉपी कर रहे हैं सिर्फ 1 2 3 4 5। अगर आपने यहाँ पे 6 एलिमेंट ले लिए तो वो 6 करेगा। लिखने के बाद जान लो एरे की साइज़ अगर 6 है और आप 7 एलिमेंट्स कॉपी करना चाहते हो तो वो नहीं करेगा। तो हम प्रोग्राम देखते हैं इसका। देखो पहले तो ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट करेंगे, फिर एक्स में वैल्यूज़ कॉपी कर दी और फिर वो वैल्यू प्रिंट कर दी। हम प्रोग्राम देते हैं। तो यहाँ पे एरे क्लास में जाओ, राइट क्लिक करो, ऐड बोलो और यहाँ पे क्लास ऑप्शन को सिलेक्ट करो। एरे कॉपी, अभी देखो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में
स्ट्रिंग args ओपन कर ली, क्लोज कर ली। अभी यहाँ पे हम x नाम का जो एरे लिए हैं उसमें वैल्यू डाल देते हैं। हाँ, अब ये दूसरा एरे हम लेते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू नहीं डालने वाले। 1 2 3 4 5 5, तो इसकी साइज भी रखेंगे 5। वो 1 2 3 4 5 वेरिएबल है टोटल। पहले तो हम ये प्रिंट करते हैं console.writeLine x ऑफ i। हम पहले तो जो अपना एरे वो प्रिंट कर देते हैं। ये आपका ओरिजिनल एरे हो गया। फिर ये सेकंड एरे जो y है वो प्रिंट करते हैं। अब ये रन करेंगे प्रोग्राम। अरे यार, ये पहला प्रोग्राम बन गया। ये बदलना पड़ता है। प्रोजेक्ट में जाओ, एरे क्लास में जाओ और एरे कॉपी बोलो। देखो यहाँ पे एरे कॉपी नाम का ऑप्शन आ रहा है, वो बोलो, क्योंकि हम अभी एरे कॉपी का प्रोग्राम रन करने वाले हैं। फिर उसके बाद डिबग बोलो। आपको ये वेरिएबल दिखाई देंगे। यहाँ पे हमने कोई भी स्पेस नहीं डाला, इसलिए वो क्लोज आ रहा था। अभी रन करो। देखो जो पहले एरे है उसमें जो वैल्यूज हैं वो देखो क्या है, 12 23 43 65 और 69। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, कॉपी करेंगे। कैसे कॉपी करोगे आप, एरे क्लास फिर कॉपी फंक्शन को कॉल करो। यहाँ पे क्या करना है, हमें जो x में जो वैल्यू है y, यानी कि ये x तो सोर्स हो गया, y डेस्टिनेशन हो गया जहाँ पे कॉपी करने वाले। और कितने कॉपी करेंगे, 3 एलिमेंट पहले कॉपी करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैसेज लेंगे, आफ्टर कॉपिंग फर्स्ट एरेज 3 वैल्यू इन सेकंड एरे। अभी देखो हमने क्या किया, तो रन करो। फिर अभी आप देख सकते हो कि एरे पे जो वैल्यू है वो सिर्फ 3 ही वैल्यू कॉपी हो गई, 12 23 और 43। देखा आपने, हमने 3 ही वैल्यू कॉपी की ना। अगर आपको 5 ही वैल्यू कॉपी करनी है तो हम यहाँ पे 5 बोलेंगे। तो जितनी हम वैल्यू डालते हैं उतने ही वो एलिमेंट कॉपी करता है। देखो अब इससे भी किसी भी कॉपी हो गए। यहाँ पे 0 0 था, यहाँ पे y को हमने
जो पहले वाला था उसकी वैल्यू डाल दी। समझ गए आप? तो इतना आसान तरीका रहता है कॉपी करने का। क्या करना पड़ता है हमें, सिर्फ यहाँ पे एरे डॉट कॉपी बोलो और वो वहाँ पे वैल्यू डाल देता है। ओके, ये प्रोग्राम लेते हैं। एरे की साइज भी हमने रिसाइज करती। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर इन C#.NET। ओके, अभी स्ट्रक्चर क्या रहता है, जिन्होंने सी सीखा है उनको एरे स्ट्रक्चर की कंसेप्ट क्लियर होंगी। C# में भी वो स्ट्रक्चर कंसेप्ट फॉलो करते हैं, क्योंकि C# इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम C एंड C++। सो सी में जो सभी फंक्शंस, सभी एरे के जो प्रकार है, स्ट्रक्चर के जो प्रकार है, यानी कि सी में जो जो सिखाया जाता है, C++ में जो जो सिखाया जाता है, वो सभी का सभी हम C# में सीख सकते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर सीखेंगे। आपको मालूम है C# इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और हर एक चीज़ करने के लिए हमें क्लास डिफाइन करनी पड़ती है। वैसे ही C# में स्ट्रक्चर की भी कंसेप्ट दी है। स्ट्रक्चर आपको मालूम ही होता है, स्ट्रक्चर इज़ द यूज़र डिफाइंड टाइप, जिसमें हम अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं ग्रुप करके। एरे में हम डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सिंगल वेरिएबल स्टोर करते हैं, और स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के सिंगल वेरिएबल में। तो हम बेसिक डेफिनेशन क्या सीखेंगे इसकी, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, ऐसे बोल सकते हो आप। अभी C# में हम कैसे इसको देखेंगे। इन C# स्ट्रक्चर इज अ वैल्यू टाइप डेटा टाइप, यानी कि ये डेटा टाइप है लेकिन वैल्यू टाइप का है। इट हेल्प्स यू टू मेक अ सिंगल वेरिएबल होल्ड रिलेटेड डेटा ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स। अलग अलग टाइप के वैल्यूज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर। हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है C#.NET में। वही हम सी में भी करते हैं और C++ में भी करते हैं। जावा में स्ट्रक्ट कीवर्ड नहीं होता और स्ट्रक्चर भी नहीं होता, लेकिन C# में वो दी गई। इन स्ट्रक्चर वी कैन बाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज एंड दीज वैल्यूज कैन बी रेफर बाय यूजिंग सिंगल वेरिएबल्स नेम ऑफ स्ट्रक्चर। अलग अलग वैल्यूज सिंगल वेरिएबल के नेम से हम रेफर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आर यूज टू रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। एक आध रिकॉर्ड प्रेजेंट करना हो तो हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं, यानी कि यूजर डिफाइंड टाइप हैंडल करना हो तो हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमें बुक प्रेजेंट करना है तो बुक में टाइटल लगता है, ऑथर लगता है, सब्जेक्ट लगता है, बुक आईडी। ये एक बुक रिकॉर्ड के सभी कॉलम्स रहते हैं, तो ये फील्ड्स हम स्ट्रक्चर में डिफाइन कर सकते हैं और वो हम रेफर कर सकते हैं बुक नाम से। इफ़ यू वांट टू हैंडल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सच एज रोल नंबर, नेम, मार्क्स, तो हम स्टूडेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। अभी स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे ये देखते हैं। स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमें एक सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। कैसे? स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नाम, ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस, सेमीकोलन, और इसके अंदर बोलो क्या थांबूया का? स्ट्रक्चर रिपीट करा म्हणलं. ओके, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, यानी कि इसमें हम अलग अलग वेरिएबल अलग अलग वैल्यूज सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं। यानी कि हमें स्टूडेंट प्रेजेंट करना है तो हम स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। अभी एग्जांपल में देखेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट बोलो, उसमें वेरिएबल के नाम डाल दो, जैसे कि क्लास इस्तेमाल करते हैं। ये टाइप क्या रहता है? टाइप यानी कि डे टाइप, वेरिएबल, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। और वेरिएबल जो रहते हैं क्लास के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, उसको डेटा मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेटा मेंबर्स। देखो, हम ये डिफाइन कैसे करते हैं आपको बता देता हूँ पहले।
सी में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। सी में स्ट्रक्चर जो रहता है वो उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट। एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस, यानी कि एक ही टाइप की वैल्यू रहेंगी एरे में और स्ट्रक्चर में अलग प्रकार की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर तैयार करते हो तो आपको कैसे करना पड़ता है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट ओपन कर ली क्लोज कर ली सेमीकोलन, यहाँ पे इंटीजर रोल नंबर स्ट्रिंग नेम और इसके मार्क्स डालने हो तो M1 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 इंटीजर टोटल। अब देखो हमें एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो क्या बोलेंगे हम, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ओपन कर ली क्लोज कर ली सेमीकोलन। ओके, फिर उसके बाद इसमें EMP नंबर स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग डिपार्टमेंट डबल सैलरी। अगर आप बुक का स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्ट बुक ओपन कर ली क्लोज कर ली इंटीजर बुक नंबर स्ट्रिंग बी नेम स्ट्रिंग ए नेम यानी कि ऑथर का नाम। देखो स्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत ही आसान है। स्ट्रक्ट बोलना पड़ता है स्ट्रक्चर का नाम और इसमें ये अलग टाइप के वेरिएबल हैं। जैसे कि इंटीजर में हम सिर्फ एक ही टाइप के एरे में हम एक ही टाइप के वेरिएबल डाल सकते हैं, यानी कि ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं होता, स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल स्टूडेंट स्ट्रक्चर में हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर में। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अलग अलग टाइप है, इंटीजर है, डबल है, स्ट्रिंग है। तो अलग अलग टाइप के वेरिएबल हम सिंगल वेरिएबल से रेफर करना चाहते हो तो हम यहाँ पे उसका कलेक्शन कर सकते हो, उसको हम हेट्रोजीनियस कलेक्शन बोल सकते हो और हेट्रोजीनियस कलेक्शन हम स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के लिए नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट ओके बोलो, यहाँ पे आ गया देखो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऐड बोलो, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं स्ट्रक्ट डेमो। देखो क्लास अलग रखेंगे और स्ट्रक्चर अलग रखेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर यानी कि ग्लोबल हो जाएगा, क्लास के बाहर जो भी रहता है वो ग्लोबल रहता है। सेमीकोलन, यहाँ पे आ जाओ, जो हमने ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया यही यहाँ पे डाल देते हैं। देखो हमने क्या किया है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट ओपन कर ली क्लोज कर ली, इंटीजर रोल नंबर नेम मार्क्स और टोटल डाल दी। अभी यहाँ पे आके क्या करना पड़ता है, फिर से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ओपन कर ली क्लोज कर ली। अब ये जो नाम है आपका स्टूडेंट वो यहाँ पे डाल दो। ऐसे डाल दो, नहीं तो सिर्फ हम स्टूडेंट देखेंगे पहले करके। अभी देखो एस को क्रिएट कर दिया, अभी एस डॉट, ये देखो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा, देखा। तो ये जो वेरिएबल रहेंगे ना, इसको आपको पब्लिक करना पड़ेगा। जो पब्लिक रहेंगे वो ही क्लास के बाहर एक्सेस, स्ट्रक्चर के बाहर एक्सेस रहते हैं, इसको कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। अभी देखो ये आ गया एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि हमें कौन सी चीज़
क्लास के बाहर यूज़ करनी है और कौन सी नहीं, इस हिसाब से हम उसको एक्सेस स्पेसिफाई देते हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर अगर रहता है वेरिएबल को, तो वो क्लास के और स्ट्रक्चर के बाहर एक्सेस किया जाता है। एस डॉट M1 64 एस डॉट M2 54 45 एस डॉट M3 35 एरिया एस डॉट टोटल बोलो। अभी देखो ये सभी वैल्यू हम जैसे पहले इनिशलाइज करके लेते थे वैसे ही ले रहे हैं। इसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। पहले हम सिंपल सीखेंगे हाउ टू इनिशलाइज। यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया वेरिएबल को। अभी ये प्रिंट करने वाले हैं कंसोल डॉट राइट बोलो, राइट लाइन भी बोल सकते हो, अपना अपना तरीका होता है। एस डॉट रोल नंबर। अब देखो ये रोल नंबर प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद हमें नेम प्रिंट करना है, फिर उसके बाद हमें मार्क्स प्रिंट करने हैं और उसके बाद हमें टोटल प्रिंट करनी है। तो ये सभी चीज़ें हम डाल देंगे वहाँ पे जो जो प्रिंट करना है। तो पहले रोल नंबर प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद हमें नेम प्रिंट करना है, फिर उसके बाद हमें मार्क्स प्रिंट करने के M1 प्रिंट कर दिया। अभी ये प्रिंट करते समय प्लस से कर सकते हैं हम, गैप दे के। यहाँ पे फिर स्लैश डालो, फिर प्लस बोलो, एस डॉट M2 बोलो, फिर प्लस बोलो, फिर यहाँ पे स्लैश टी और फिर एस डॉट M3, यानी कि एक ही लाइन में हमने सभी प्रिंट कर दिया। ये प्लस ज्वाइन करता है, यानी कि इस मैसेज को हमने प्लस से इसको इससे ज्वाइन किया, फिर इस मैसेज को हमने इससे ज्वाइन किया, फिर इसको हमने इससे ज्वाइन किया। ऐसे ज्वाइनिंग रहता है यहाँ पे। अब ये प्रिंट करते हैं। पहले देखो हमने क्या किया, पहले तो एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया क्लास के अंदर, नेम स्पेस के अंदर, इसके सभी वेरिएबल पब्लिक ले लिए। फिर उसके बाद हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट के वैल्यू इनिशियलाइज किए। ये जो एस ऑब्जेक्ट है उसमें जो रोल नंबर है उसका डेटा मेंबर है, नेम डेटा मेंबर है इसका, M1 M2 M3 टोटल ये सभी के सभी डेटा मेंबर है किसके, स्टूडेंट स्ट्रक्चर के, और ये एस के ज़रिए हम रेफर कर रहे हैं। अब एक प्रोजेक्ट में जाओ, स्टूड प्रोजेक्ट में जाओ, ऑब्जेक्ट नॉट सेट बोलते हैं उसको, स्ट्रक्ट डेमो यानी कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम देते हैं। अभी ये यहाँ पे रन बोलो, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। आपको दिखाई देगा रोल नंबर क्या है 101, नेम यानी कि जो हमने इनिशियलाइज कर दिया था वही हम प्रिंट करने वाले कर दिए थे। तो आसान तरीका होता है, एक सिंपल प्रोग्राम हो गया स्ट्रक्चर का। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर। अभी देखो, अभी हमने स्ट्रक्चर क्या होता है ये सीखा है, उसके कुछ फीचर्स रहेंगे, वो क्या रहते हैं हम देखेंगे। स्ट्रक्चर इन C# are quite different from that in traditional C or C++. The C# structure have the following features. देखो C और C++ में जो स्ट्रक्चर रहते हैं उससे बेहतर, यानी कि ज़्यादा फैसिलिटी वाला स्ट्रक्चर की कंसेप्ट हम C# में सीखने वाले हैं।
स्ट्रक्चर कैन हैव, अब ये कौन कौन से हैं, तो सी शार्प स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर कैन हैव मेथड्स, यहाँ पे मेथड्स रहेंगी, फील्ड्स रहेंगे, इंडेक्सर रहेंगे, प्रॉपर्टीज रहेंगी, ऑपरेटर्स रहेंगे, यानी कि जो सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में नहीं होता वो हम यहाँ पे सी शार्प के स्ट्रक्चर को डाल देते हैं। फिर सी शार्प के स्ट्रक्चर में और क्या रहता है, स्ट्रक्चर कैन हैव डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, यानी कि स्ट्रक्चर में हम कंस्ट्रक्टर डाल सकते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस में क्लास को डालते हैं, सी शार्प में जावा में क्लास को डालते हैं, बट डिस्ट्रक्टर डाल नहीं सकते स्ट्रक्चर को। हाउएवर यू कैन नॉट डिफाइन अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रहता, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली डिफाइंड एंड कैन नॉट बी चेंज। अनलाइक क्लासेस, स्ट्रक्चर कैन नॉट इनहेरिट और अदर स्ट्रक्चर और क्लासेस। देखो सी प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है इनहेरिटेंस, स्ट्रक्चर के ज़रिए हम इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास जैसा। स्ट्रक्चर कैन नॉट बी यूज एज बेस फॉर अदर स्ट्रक्चर और क्लासेस, यानी कि इसके ज़रिए हम एक क्लास से, एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर नहीं तो दूसरा क्लास डिफाइन नहीं कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कैन इम्प्लीमेंट वन और मोर इंटरफेसेस, लेकिन स्ट्रक्चर के ज़रिए हम इंटरफेस को डिफाइन कर सकते हैं, ये अलग है। स्ट्रक्चर मेंबर्स कैन नॉट बी स्पेसिफाइड एज एब्स्ट्रैक्ट, वर्चुअल और प्रोटेक्टेड। स्ट्रक्चर के जो मेंबर रहेंगे उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वर्चुअल नहीं कर सकते और प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अभी ये क्या है हम क्लास में सीखते हैं बाद में, लेकिन आप उस वेरिएबल को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वर्चुअल नहीं कर सकते और प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये जान लो। व्हेन यू क्रिएट स्ट्रक्चर struct object using new operator, it's get created and the appropriate constructor is called, यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू ऑपरेटर के ज़रिए भी हम स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो इंस्टेंस हो जाता है। लेकिन हमने अभी इंस्टेंस नहीं क्रिएट किया, वो कैसे करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। इफ द न्यू ऑपरेटर इज नॉट यूज द फील्ड्स रिमेन अनअसाइन, यानी कि उन फील्ड को वैल्यू नहीं, वो फील्ड असाइन नहीं होते। अभी यहाँ पे तो हो रहे हैं क्योंकि हमने ये सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट किया, यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं डिफाइन की, इसलिए हम सिंपली उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रक्चर का नया रूप देखेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे न्यू कीवर्ड डालना ही पड़ता है। वो कैसे करते हैं देखो, अभी क्लास और स्ट्रक्चर बोलेंगे तो क्या, क्लासेस आर रेफरेंस टाइप एंड स्ट्रक्चर आर वैल्यू टाइप। स्ट्रक्चर वैल्यू टाइप है, क्लास रेफरेंस टाइप है। Structure do not support inheritance. Structure have cannot have default constructor। ये बेसिक चीज़ें हैं, हम देखते हैं कैसे करेंगे। अभी ये तो हमने सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट करना सीखा, आप यहाँ पे एम्प्लॉय भी डाल सकते हो, बुक भी डाल सकते हो, प्रैक्टिस सेशन में आप वो कर दोगे। अभी यहाँ पे हम एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। देखो ये एम्प्लॉय का क्लास है, स्ट्रक्ट EMP ओपन कर ली, क्लोज कर ली, सेमीकोलन डालो, पब्लिक इंटीजर ई नंबर, पब्लिक स्ट्रिंग नेम और डिपार्टमेंट डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डबल सैलरी बोलो, तो फिर से देख लो हमने क्या क्या किया है। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है और सैलरी है, ओके। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या करना है हमें। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन। देखो एक बात जान लो, ये स्ट्रक्चर अलग रखते हैं, क्लास अलग रखते हैं, उसमें हम उसका सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, यानी कि अभी हम सिंपली कर रहे हैं, ये समझ लो। आप ई नंबर कॉल कर सकते हो, ई नेम कॉल कर सकते हो, लेकिन अब हम ऐसे नहीं करने वाले। अब हम यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये गेट नाम की मेथड डिफाइन कर दी, गेट डेटा बोलते हैं, और इसमें वैल्यू डालते हैं। ई नंबर इज इक्वल टू 101,
की नेम इज इक्वल टू अमर, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT, और सैलरी यानी कि सैलरी इज इक्वल टू 25,000 बोल दिया। ये एक फंक्शन है। देखो जैसे सिंपल फंक्शन डिफाइन करते हैं वैसे हमने फंक्शन डिफाइन किया वॉइड, लेकिन इसको भी हमें पब्लिक बोलना पड़ेगा। वैसे ही एक दूसरा फंक्शन दे देते हैं पुट डेटा करके, और ये जो सभी वैल्यू हमने डिफाइन की है उसको हम प्रिंट करेंगे। कैसे? कंसोल राइट EMP नंबर। अब यहाँ पे हम जो प्लस करते हैं वो नहीं करेंगे, अब हम थोड़ा अलग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 0 बोलो ब्रैकेट्स में, और यहाँ पे कॉमा डाल के जो वेरिएबल का नाम है ई नंबर वो डाल दो। यहाँ पे भी 0। ऐसे क्यों करते हैं? देखो हम एक ही वेरिएबल प्रिंट करते हैं इसलिए 0, एक ही वेरिएबल 0, एक ही वेरिएबल 0। लेकिन अगर हम ऐसे डालते हैं 1 और यहाँ पे ई नेम डालते हैं तो ऐसे हमें करना पड़ेगा 0 1 2। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, एक लाइन में एक ही वेरिएबल लेने वाले हैं, इसलिए हम 0 ई नंबर नेम 0 ई नेम, और ये यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट डाल दिया। हाँ, और यहाँ पे हमने DP डाल दिया। तो हमारे पास अभी EMP नाम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 4 डेटा मेंबर्स है, गेट डेटा नाम और पुट डेटा नाम की 2 मेथड यानी कि फंक्शंस हैं। पहले फंक्शन में तो हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, दूसरे फंक्शन में हमने वेरिएबल को प्रिंट किया। अभी हम ई डॉट गेट डेटा बोलते हैं और ई डॉट पुट डेटा बोलते हैं, तो क्या होगा ये देखेंगे। ये देखो आपको एरर बता रहा है, सॉरी, प्रोग्राम प्रोजेक्ट में जाओ, प्रॉपर में जाओ और यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास को हाईलाइट करो। आपका जो प्रोग्राम है वो तो रन कर दिया, लेकिन इसमें जो एरर थे ये देखो, यहाँ पे बोल रहा है यूज ऑफ अनसाइंड लोकल वेरिएबल ई। अनअसाइन यानी कि सिर्फ इससे काम नहीं होता। ये देखो एरर, यूज ऑफ अनसाइंड लोकल वेरिएबल, यानी कि मुझे आपको बताना है पहले जो प्रोग्राम था वहाँ पे हमने कोई भी मेथड नहीं ली थी, सिर्फ वेरिएबल लिए थे, इसलिए हम सिर्फ स्टूडेंट एस बोले थे। लेकिन यहाँ पे हमने 2 फंक्शन लिए हैं, यानी कि ये क्लास जैसे हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना नहीं पड़ता, उसमें हमें ये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, न्यू कीवर्ड। अभी देखो, अभी आप रन करो, ये देखो आ गया। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। F8 बोलो आप, सॉरी